नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के राजनैतिक हैसियत के मुताबिक उसकी साहित्य की जो एक प्रकार से देन होती है उसको कई बार हम लोग उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। ऐसा ही नाम पहले मैंने एक बार किसी अन्य प्रकरण में उसका जिक्र भी किया था, लेकिन विस्तार से जिक्र नहीं कर पाया। आज मैं उसी पर बात पर लौटता हूँ, इसलिए कि उस व्यक्ति का जो साहित्यिक जो परिवेश है जो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी मुराद है गुरमुख सिंह मुसाफिर से। गुरमुख सिंह मुसाफिर को हम लोग जानते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। भले ही वो 4 या 5 महीनों के लिए रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहे। और उससे पहले स्वाधीनता सेनानी भी रहे और बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी की। उनका एक दूसरा स्वरूप भी है जिसको अक्सर बहुत बारीकी से याद नहीं किया जाता कि वो एक मूल रूप से साहित्यकार थे। साहित्यकार इस हद तक समर्पित, साहित्य के प्रति समर्पण भाव उनका कि उन्हें आप ये उनकी एक कहानी संग्रह था उनका, एक उर्वर पार कहानी संग्रह पर इनको 1978 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अब इस बात की चर्चा ना तो अकादमी करती है, ना ही साहित्यकार करते हैं, ना ही पंजाबी भाषा के जो लोग हैं बंधे हुए उस बात की चर्चा नहीं करते। लेकिन ये एक तथ्य है कि उनको 1978 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था और उसके बाद मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण, जो कि उच्चतम भारतीय नागरिक सम्मान माना जाता है, भारत रत्न के बाद वह पद्म विभूषण भी उन्हें मिला। और इस प्रकार से आप थोड़ा सा आप देखें तो उनके जो साहित्यिक जो देन है वो ज़्यादा चर्चा में रहनी चाहिए थी, पर उस पर चर्चा अपेक्षाकृत कम होती है। और ये एक कवि थे, मैंने मंचों पर इनकी कविताएं सुनी हैं, स्वयं सुनी हैं, और मंच के भी बड़े धनी थे। और कविताओं के अलावा इनकी सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने गद्य में बहुत कुछ लिखा। इनकी कहानियाँ, कहा यह जाता है, मैंने बहुत कहानियाँ नहीं पढ़ी, लेकिन अब समीक्षा के जब भी कोई पृष्ठ पन्ने उलटते हैं तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि गुरमुख सिंह मुसाफिर कवि होने के साथ साथ अधिक सफल गद्य लेखक थे। उनकी लघु कथाएं उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जितनी महत्वपूर्ण समकालीन, उनके समकालीन तो नहीं कह सकते हम, उनसे पहले की पीढ़ी के चेखव, टॉलस्टॉय और तुर्गनेव, इनकी जो छोटी छोटी लघु कथाएँ हैं, उन लघु कथाओं के बिल्कुल साथ साथ गुरमुख सिंह मुसाफिर की जो कविताएं हैं वो भी चलती हैं। और इनके जो पब्लिश्ड वर्क्स हैं, जो प्रकाशित हुए, जो कविता संग्रह और कहानी संग्रह, उनमें सबर दे बन एक कहानी संग्रह है, प्रेम बन ये अलग है कहानी संग्रह, जीवन पंथ ये एक अलग काव्य संग्रह है, टूटे खम्भ आप कह सकते हैं, टूटे हुए पंख, टूटे खम्भ, और 8 जो कहानी संकलन हैं वो अलग हैं। उनमें आप 8 कहानी संग्रह मित्रों जिसके हों वो तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेता, और इसने इतना कुछ दिया हमें। और उसमें एक इनका कहानी संकलन था अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले जो है एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक चेतना का, एक समकालीन सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बनकर हमारे सामने आया है। और इसी प्रकार से 4 इन्होंने जीवनियाँ भी लिखी। 4 आप ये कह सकते हैं कि जीवनी लेखक होना उन दिनों में बड़ी जुर्रत का काम माना जाता था। और इन्होंने जो जीवनी जो बहुत चर्चा में रही है वो सुनिया वेख्या गांधी, वेख्या सुनिया गांधी, वेख्या सुनिया गांधी, ये जीवनी तो थी गांधी की, इन्होंने दी। और उसके बाद इन्होंने 20वीं सदी दे शहीद, 20वीं सदी के शहीद के नाम से भी एक ऐसी एक कृति दी जिसमें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों का जीवन परिचय बिल्कुल एक नए स्वरूप में साहित्यिक भाषा में इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इन्होंने गांधी और नेहरू के साथ अपने निजी संबंधों को 2 अलग
आत्मकथा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आत्मकथात्मक संस्मरण पुस्तकों के रूप में इन्होंने प्रस्तुत करवाई। अब एक व्यक्ति इतना ज़्यादा साहित्य में सक्रिय रहता है और उसका हम नाम भी अक्सर जब साहित्यिक चर्चा होती है तो हम भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महात्मा गांधी की जो गीता पर लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक का पंजाबी अनुवाद भी, एक अनुवादक के रूप में भी ये प्रख्यात रहे, उसका अनुवाद भी इन्होंने किया। और इसके अलावा इन्होंने जेम्स एलन की एक किताब थी, बड़ी चर्चित किताब, ब्लेस्डनेस को आनंद मार्ग के नाम से इन्होंने अनुदित किया। तो ये अनुवाद में, छोटी कहानियों में, लघु कथाओं में, जीवनी में, संस्मरण में, कविता में, सभी विधाओं में आदमी ने इतना काम किया हो, साहित्य अकेडमी के अवार्ड तक पहुंच गया हो, और हम अक्सर साहित्यिक मंचों से उसकी चर्चा भी ना करें, ये बड़ा अजीब लगता है। और मित्रों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 1954 में हुई थी स्टॉकहोम में एक हुआ था लेखक सम्मेलन, और टोक्यो में भी 1961 में एक लेखक सम्मेलन हुआ था। दोनों लेखक सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के उपनेता के रूप में यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर को भेजा गया था। तो साहित्य में इतना कद था, बात कर सकते थे साहित्य के बारे में, गंभीर चिंतन वाली बात कर सकते थे, लेकिन हमने एक सरसरी नज़र में उनको एक राज्य के मुख्यमंत्री तक सीमित करके छोड़ दिया और एक मंचीय कवि के रूप में उनका चित्रण करके हमने अपनी कर्तव्य की इति कर ली। और मुझे सबसे बड़ी जो बात ये लगती है कि ये आदमी कितना विविध आयामी था, बहुआयामी था। अब आप कल्पना कैसे करेंगे कि ये व्यक्ति इतना उदारपंथी होते हुए, गांधीवादी होते हुए, नेहरू के दर्शन से प्रभावित होते हुए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक आंदोलनों से प्रभावित होते हुए, ये आदमी अकाल तख्त का जथेदार भी रहा। अब कहाँ अकाल तख्त की जथेदारी और कहाँ साहित्यिक चिंतन और कहाँ जो आधुनिकतम जो चिंतन की धाराएं थी उनके प्रति इतना ज़्यादा समर्पण, कैसे व्यक्ति इतनी भूमिकाएं निभा लेता है। और इनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती मैं ये मानता हूँ कि इस शख्स की कोई भी भूमिका विवादित नहीं रही। अकाल तख्त पर बैठे तो सिर्फ वहाँ से सिख धर्म की जो व्याख्याएं थी, जो सामाजिक परिवेश में जिनके सरोकार जुड़े हुए थे, उनकी व्याख्या अद्भुत तरीके से, नए तरीके से की। और जब लेखन की दुनिया में आए तो लेखन की दुनिया में तहलका मचाया, और जब सम्मानों पे आए तो सम्मानों के बारे में बड़ी गर्व से कुछ बातें की। अनुवाद पे आए तो अनुवाद भी ऐसे स्तर के किए कि लोग दंग रह गए। अपनी भाषा को समृद्ध किया। इतना कुछ देने वाले व्यक्ति को अगर हम सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद 4 महीने का उसमें अगर सीमित कर देंगे तो मित्रों, इसे हमारी अपनी कमी समझा जाएगा। आज इतना ही मित्रों, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ कम सही, लेकिन ये ज़रूरी था, उनको उस रूप में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी, बेहद महत्वपूर्ण था।